अध्याय 5 भाग 1। हकीकत सामने आती है। मैं एक तानाशाह बनूंगा, यही मेरा पेशा है, और भगवान मुझे माफ करे, ये उनका पेशा। कैथरीन द ग्रेट। लुप्त होते भ्रम। वित्तीय वर्ष 1994 के अंत तक बिहार का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद 1019 रुपये या राष्ट्रीय औसत का 40.7% पहुंच गया था। राष्ट्रीय औसत के सापेक्ष बिहार का आय अंतर लगातार कम होता गया और 2005 में यह अपने सबसे निचले स्तर 29.5% पर पहुंच गया। दिलचस्प बात यह है कि इसी वर्ष बिहार में लालू राबड़ी शासन का अंत भी होगा। उसी वर्ष के कुछ अन्य संकेतक बिहार की स्थिति की और भी भयावह तस्वीर पेश करते हैं। देश के अन्य राज्यों की तुलना में भी बिहार में मानवीय अभाव की सीमा असाधारण रूप से अधिक हो गई है। 2005 तक बिहार में गरीबी रेखा से नीचे की आबादी का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा था। उसी वर्ष बिहार मानव विकास सूचकांक HDI में सबसे खराब स्थिति में था और बहुआयामी गरीबी में रहने वाली इसकी आबादी का सबसे बड़ा अनुपात यहां था। अगर बिहार एक देश होता तो वह निम्न मानव विकास सूचकांक श्रेणी में म्यांमार और यमन के बीच कहीं होता, जहां 169 देशों में से केवल 12 की स्थिति इससे भी बदतर होती। सामाजिक न्याय की वास्तविकता। 19 जुलाई 1994 को भाकपा सदस्य रमेंद्र कुमार ने राज्य विधानसभा में एक स्थानीय DSP द्वारा 300 रुपये की रिश्वत लेते पकड़े जाने का मुद्दा उठाया। राज्य के परिवहन मंत्री सीताराम सिंह ने शिकायत को सही माना। हालांकि सभी को आश्चर्यचकित करते हुए लालू प्रसाद यादव अपनी सीट से उठे और तुरंत शिकायतकर्ता सदस्य और अपने मंत्री से भिड़ गए। उन्होंने कहा कि SP की रिपोर्ट को सच नहीं माना जा सकता क्योंकि DSP उनके भरोसेमंद आदमी थे और कुछ भी गलत नहीं कर सकते। फिर उन्होंने इस आरोप को एक राजनीतिक साजिश बताकर खारिज कर दिया। स्तब्ध विपक्ष ने लालू की बात अविश्वास से सुनी। लालू ने सदन को बताया कि बेचारा DSP सामाजिक न्याय के सिद्धांत का पालन करते हुए हजारीबाग में तैनात था। लालू का आशय था कि उनकी सामाजिक न्याय शासन शैली के तहत समाज के कुछ वर्गों के अधिकारियों को बिना किसी दंड के रिश्वत लेने की अनुमति थी। हालांकि ये सर्वविदित था कि अगर अधिकारी पर मुकदमा चलाया भी गया और उसे दोषी ठहराया भी गया तो भी लालू की अनुमति के बिना उसे कुछ नहीं होगा। लालू ने OBC खासकर यादवों से हर संभव तरीके से अपने विचार व्यक्त करने का आग्रह किया। इसमें न केवल राजनीति और सामाजिक संबंधों में पारंपरिक सत्ता के खेल शामिल थे, बल्कि अपराध और अवैध कब्जे भी शामिल थे। यह अक्सर प्रशासन, संस्थाओं और कभी कभी न्यायपालिका को भी कमजोर करने की हद तक चला जाता था। पिछड़े वर्गों को ये समझाया गया कि नियम उनके पक्ष में नहीं है और इसलिए विशेषाधिकार प्राप्त उच्च जातियों के स्थापित आधिपत्य का मुकाबला करने के लिए जो भी कार्रवाई आवश्यक थी वो उचित थी। अब तक हाशिए पर पड़े उत्साही वर्गों ने अन्यायपूर्ण व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लालू के हर आह्वान का जवाब दिया। वाल्टर हाउजर ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा, लोकतंत्र फला फूला लेकिन शासन ध्वस्त हो गया। लालू ने जानबूझकर और उद्देश्यपूर्ण ढंग से संघर्ष का रास्ता अपनाया। इस दृष्टिकोण से शोर, हंगामा और अराजकता तो हुई, लेकिन कोई नया उद्देश्यपूर्ण अंत नजर नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि लालू ये चाहते ही नहीं थे। इस प्रकार बिहार में एक नया लोकतांत्रिक रूप से समर्थित शासन आया। हालांकि इस सामाजिक उथल पुथल और अराजक क्रांति के अपने शिकार भी थे। अक्सर शिकार वही लोग होते थे जिन्हें सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया था। सबसे ज्यादा उत्पीड़ित अनुसूचित जातियों के जीवन में बहुत कम बदलाव आया और अक्सर उन्हें अपने अधिकारों की मांग करने की कीमत चुकानी पड़ी। राज्यतंत्र ने शायद ही कभी उनका साथ दिया। 1990 के दशक के जातीय नरसंहारों में सबसे ज्यादा हताहत इन्हीं कमजोर जातियों के लोग हुए थे। इन जातियों को वास्तव में जो लाभ हो सकता था, जैसे भूमि और काश्तकारी सुधार, उसे जमीनी स्तर के OBC के विरोध का सामना करने के डर से कभी लागू नहीं किया गया। इसलिए हालांकि लालू प्रसाद यादव ने हाशिए पर पड़ी अनुसूचित जातियों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए सचमुच प्रेरित किया, लेकिन जब उन्होंने ऐसा किया तो उनके समर्थन के लिए बहुत कम किया गया। उनकी मदद के लिए विधायी पहल और भी कम की गई। स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने की राज्य की घटती क्षमता ने भी इन कमजोर समूहों को असमान रूप से प्रभावित किया। इसलिए अनुसूचित जातियां और अति पिछड़े वर्ग के लोग मामूली मजदूरी पर दूसरों के खेतों में काम करते रहे और जब वह भी उपलब्ध नहीं रही तो वे पंजाब के खेतों और महानगरों के नए औद्योगिक केंद्रों की ओर पलायन कर गए। बिहार के रेल मंत्रियों ने बस ये सुनिश्चित किया कि पटना से इन महानगरों के लिए ट्रेनों की संख्या में वृद्धि जारी रहे। इस प्रकार लालू प्रसाद यादव ने मौजूदा सामाजिक व्यवस्था को, जो स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण थी, मूल रूप से उलट दिया।
हालांकि उन्होंने इसकी जगह कुछ नया नहीं लाया। वास्तव में वे अब तक हाशिए पर पड़े समूहों की ऊर्जा और क्रोध को नियंत्रित करने के तरीके को लेकर अनिश्चित प्रतीत हुए, क्योंकि उन्होंने उन्हें भड़काने के लिए हर संभव हथकंडा अपनाया। युवा इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें ऐसा करने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। इसी दौर में राजनीति एक लोकप्रिय सार्वजनिक पेशा बन गई, जिसने राजनीति में अभिजात्यवाद का सूत्रपात किया और अब तक आम लोगों का राजनीति में प्रवेश हुआ। हालांकि इसकी प्रेरणा परोपकारिता नहीं, बल्कि राजनीतिक और नौकरशाही संबंधों के माध्यम से लाभ कमाने की थी। लालू और उनकी पार्टी, जो कभी स्थानीय कार्यकर्ताओं के निर्माण में विश्वास नहीं रखती थी, ने बड़ी संख्या में ग्रामीण, बेरोजगार और साधन संपन्न युवाओं को राजनीति की ओर आकर्षित किया। उच्च जाति के युवाओं के सरकारी नौकरियों में बहुसंख्यक होने से यह और भी बढ़ गया, जिससे ओबीसी और दलितों को पैसा कमाने के नए तरीके खोजने के लिए प्रेरित किया, चाहे वे कानूनी हो या अवैध। जरूरतमंदों के काम करवाने के लिए ब्लॉक कार्यालयों का चक्कर लगाना, जैसे जन्म प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र बनवाना, पेंशन प्राप्त करना, या यहाँ तक कि कार्यालय के क्लर्क से आश्वासन मिलने के बाद आवेदन पत्र लिखकर जमा करना, बड़ी संख्या में युवा महत्वाकांक्षी राजनेताओं की दिनचर्या बन गई। कुछ अन्य लोग शहर के अन्य प्रमुख केंद्रों, जैसे बस स्टैंडों पर मौजूद रहते थे और एजेंट के रूप में काम करते थे, नियमों का प्रबंधन करते थे और यहाँ तक कि नियम भी बनाते थे। कुछ अन्य लोग पुलिस थानों और स्थानीय अदालतों में जाकर शुल्क लेकर छोटे मोटे मामलों का निपटारा करते थे। उनकी राजनीति भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार और सरकारी मशीनरी के पूर्ण पतन से ग्रस्त सरकार में फली फूली। शेषन का सांड। बिहार के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने मई 2019 में इंडियन एक्सप्रेस के एक लेख में टिप्पणी की, 1990 से 2004 की अवधि इस राज्य में सबसे ज्यादा और संभवतः सबसे बुरी चुनावी हिंसा दर्ज करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में विशेष उल्लेख की हकदार है। वो गलत नहीं थे। 1995 के चुनाव पार्टियों के बीच मुकाबले से ज्यादा मौजूदा जनता दल सरकार और टीएन शेषन के नेतृत्व वाले चुनाव आयोग के बीच मुकाबला बन गए। शेषन मद्रास कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी थे, जिन्होंने राजीव गांधी के अधीन कैबिनेट सचिव के रूप में भी काम किया था। उन्हें 1990 में मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था और वे अपने कठोर चुनाव सुधारों के लिए जाने जाते थे। 1995 के बिहार चुनावों और देश के इस हिस्से में चुनावों की कुख्यात हिंसक प्रकृति को देखते हुए शेषन निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए दृढ़ थे। 5 चरणों में होने से पहले चुनावों को 4 बार पुनर्निर्धारित किया गया था। चुनाव 1 महीने से ज्यादा चले और अंतिम मतगणना में 1 हफ्ते से ज्यादा का समय लगा। शेषन ने पंजाब से कमांडो तैनात किए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चुनाव बूथ कैप्चरिंग, धमकी और हिंसा के बिना संपन्न हो, जो बिहार चुनावों में आम बात हो गई थी। लालू अपने घर पर सुबह की अदालत के दौरान अपने चिर परिचित लहजे में शिकायत करते थे, शेषन पागल सांड की तरह व्यवहार कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि हम उन्हें बांधकर पिंजरे में बंद कर पाएंगे या नहीं। हालांकि इस प्रयास में शेषन के विरोधी न केवल वर्तमान सरकार थे, बल्कि नक्सली और दबंग लोग भी थे, जिनके अपने अपने इरादे थे। 1995 के राज्य विधानसभा चुनावों के बाद हत्याओं का एक दौर चला, जिनमें कुछ हाई प्रोफाइल हत्याएं भी शामिल थीं। गोपालगंज और तारापुर से कांग्रेस उम्मीदवार और दक्षिण बिहार से भाकपा माले के एक उम्मीदवार की हत्या कर दी गई। चुनाव के बाद हुई हिंसा में मसरख, सारण से जनता दल के एक प्रमुख विधायक अशोक सिंह की लालू के दूसरे कार्यकाल के कुछ ही महीनों बाद हत्या कर दी गई। सिंह की पटना स्थित उनके सुरक्षित सरकारी आवास 5 स्ट्रैंड रोड पर एक आगंतुक ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जो मुख्यमंत्री आवास से कुछ ही दूरी पर है। अशोक सिंह के कभी राजनीतिक गुरु रहे प्रभुनाथ सिंह इस अपराध के मुख्य आरोपी थे। प्रभुनाथ सिंह मशरक से पूर्व विधायक थे और पिछले कुछ वर्षों से लगातार राजनीतिक दल बदल रहे थे। मशरक से निर्दलीय विधायक के रूप में शुरुआत करते हुए उन्होंने 1990 में जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन 1995 में बीपीपी बिहार पीपुल्स पार्टी के टिकट पर अशोक सिंह से हार गए। अपनी हार को पचा न पाने के कारण वो अक्सर कहते थे, पूर्व विधायक कहलाने से मर जाना बेहतर है। कथित तौर पर उन्होंने 3 महीने के भीतर अशोक सिंह की हत्या करके अपनी हार का बदला लेने की धमकी दी थी। उन्होंने अपना वादा निभाया। लालू प्रसाद यादव ने 1995 के चुनावों में भारी जीत हासिल की। जब लालू ने चुनावों से पहले पूरे विश्वास के साथ घोषणा की कि उन्हें 2/3 बहुमत मिलेगा, तो दूसरों ने इसे एक और अतिशयोक्ति बताकर खारिज कर दिया। स्पष्ट बहुमत हासिल करने के बावजूद जनता दल को केवल 167 सीटें मिली।
लालू के पक्ष में निर्णायक कारक पिछड़े समुदायों, खासकर यादवों और मुसलमानों के समर्थन का एक शक्तिशाली संयोजन था, साथ ही एक विभाजित विपक्ष भी। जनता दल का 28% वोट शेयर भले ही निर्णायक जनादेश न लगा हो, लेकिन सीटों के लिहाज से यह निश्चित रूप से निर्णायक था। प्रधानमंत्री के रूप में अपने 5 वर्षों के दौरान लालू ने सोच समझकर एक सामाजिक गठबंधन बनाया, जो विकास से ज्यादा सामाजिक न्याय और सम्मान के आह्वान पर आधारित था। पार्टी का ऊंची जातियों के साथ गठबंधन, जबकि लालू के पिछड़ा गठबंधन से जली ऊंची जातियां पारंपरिक मतदान पैटर्न पर लौट आईं और कांग्रेस और भाजपा का समर्थन करने लगी। समता पार्टी का भाकपा माले, जो पहली बार संसदीय राजनीति में प्रवेश कर रही थी, के साथ गठबंधन भी विनाशकारी साबित हुआ। पीछे मुड़कर देखें तो ये स्पष्ट था कि समता पार्टी का जमीनी स्तर पर कोयरी कुर्मी आधार और भाकपा माले कैडर के भूमिहीन मजदूर कभी भी जमीनी स्तर पर एकजुट नहीं हो पाएंगे। वास्तव में वे हमेशा एक दूसरे के गले की हड्डी रहे थे। विनोद मिश्रा के नेतृत्व वाली सीपीआई मिलीलीटर केवल 6 सीटें जीत पाए। दूसरी ओर लालू सामाजिक गतिशीलता को अच्छी तरह समझते थे और उसका फायदा उठाते थे, यहां तक कि टिकट वितरण में भी। इसका एक प्रमुख उदाहरण मोहन राम थे, जिन्हें लालू ने अपने दूसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया था। राम की अनूठी विशेषता ये थी कि वे होलोखोर समुदाय से थे और उनके पास दिखाने के लिए डिग्रियों के विशाल संग्रह और गांव में एक जीर्ण शीर्ण झोपड़ी के अलावा कुछ नहीं था। जाति पदानुक्रम में सबसे निचले पायदान पर माना जाने वाला होलोखोर समुदाय अभी भी हाथ से मैला धोने का काम करता है, जो कानूनन दंडनीय अपराध है। राम, जिनके पास एमए, बीएड, एलएलबी और डॉक्टरेट की दोहरी डिग्री थी, अपने समुदाय के सदस्य के रूप में उच्च योग्यता रखते थे। चुनाव से पहले एक हवाई अड्डे पर लालू से एक आकस्मिक मुलाकात के बाद उन्हें दरभंगा की एक ग्रामीण सीट से चुनाव लड़ने के लिए जनता दल का टिकट मिल गया। दिल्ली कूच। अगर आप पटना के किसी भी कार्यालय भवन के गलियारों से गुजरे तो आपको एक अद्भुत समानता मिलेगी, उसके कोने पान के दागों से सने हैं। ये सचिवालय, उच्च न्यायालय और विधानसभा सहित सबसे प्रतिष्ठित भवनों के लिए भी सच है। कभी कभी परिसर में थूकने पर रोक लगाने वाले संकेत लाल धब्बों से ढक जाते हैं और इसलिए पढ़ने योग्य नहीं होते। बिहार का एक ठेठ दबंग अक्सर अपना पान चबाता रहता है और तभी बोलता है जब उसका कोई गुर्गा उबलता हुआ बर्तन उठाकर पान का रस थूक देता है। लालू ने 1996 में नए साल के दिन अपनी पान खाने की आदत छोड़ने का संकल्प लिया था, लेकिन राजनीतिक तनाव ने उनकी इच्छाशक्ति को तोड़ दिया था। हालांकि इस समय उनकी किस्मत अपने चरम पर थी। बिहार में भारी जीत हासिल करने के बाद लालू ने दिल्ली और 1996 के संसदीय चुनावों पर अपनी नजरें गड़ा दी। उन्होंने प्रधानमंत्री पद की अपनी इच्छा खुले तौर पर व्यक्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जनता दल के अध्यक्ष के रूप में लालू के उदय ने उनकी और दूसरों की उम्मीदें बढ़ा दी। लालू ने लगातार उन सभी को ध्वस्त किया जो उनके लिए चुनौती पेश कर रहे थे या पेश कर सकते थे। उन्होंने सबसे पहले अपने पुराने प्रतिद्वंद्वियों राम सुंदर दास और रमई राम, दोनों दलित, को पार्टी पदों से दरकिनार कर दिया। हालांकि जब राज्य पार्टी प्रमुख के रूप में उनकी स्थिति मजबूत हुई तो उन्हें हटा दिया गया और उनकी जगह लालू के एक अन्य मित्र को नियुक्त कर दिया गया। उन्होंने रैलियों में घोषणा करना शुरू कर दिया, कोई माइका लाल अब आपको दिल्ली पर कब्जा करने से नहीं रोक सकता। उनके समर्थकों ने भी उनके उत्साह में हिस्सा लिया और अपने स्वामी को खुश करने के लिए अनोखे नारे और गीत गढ़े, जैसे अब दिल्ली तो बुलावे चढ़ैया करवाना, अब दिल्ली बुला रही है, जाओ और जीतो। 1996 के संसदीय चुनाव केंद्र में एक अलोकप्रिय कांग्रेस सरकार और बिखरी हुई कांग्रेस पार्टी की पृष्ठभूमि में लड़े गए थे। नरसिम्हा राव की सरकार कई भ्रष्टाचार घोटालों से घिरी रही। उनके कार्यकाल के दौरान उनके 7 कैबिनेट मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। राव खुद भी इन आरोपों से अछूते नहीं रहे। राव की सरकार का अंतिम वर्ष वोहरा रिपोर्ट के कारण विवादों में रहा, जिसमें एक ही राजनेता, आपराधिक गठजोड़ द्वारा संचालित लगभग समानांतर सरकार और कश्मीर व पंजाब में बढ़ती हिंसा और अशांति पर प्रकाश डाला गया था। जब ऐसा लग रहा था कि सरकार के मोर्चे पर समस्याएं और नहीं बढ़ सकती, तब पार्टी को और झटके लगे। कई विभाजनों और गुटिया झगड़ों के बाद 2 वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं अर्जुन सिंह और नारायण दत्त तिवारी ने अलग होकर अपनी पार्टी अखिल भारतीय इंदिरा कांग्रेस तिवारी बनाने का फैसला किया। घोटालों, आंतरिक कलह और दलबदल से त्रस्त कांग्रेस 1996 के चुनावों में गहरे क्षीण आत्मविश्वास के साथ उतरी। अन्य दलों को भी यह आभास हो गया था कि किसी भी दल को निर्णायक जीत नहीं मिलने वाली है और इसलिए चुनाव से पहले ही राजनीतिक गठबंधन बनने लगे। बिहार में 1 साल पुरानी समता पार्टी ने भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया।
राष्ट्रीय मोर्चा, जो 1990 के बाद बिखर गया था, ने एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में अपनी उपस्थिति फिर से हासिल करने की कोशिश की, हालांकि एक अलग रूप में। इसमें अब जनता दल, वाम मोर्चा और तेलुगु देशम पार्टी शामिल थी। बाद में समाजवादी पार्टी भी इसमें शामिल हो गई, जिसका सीधा सा लक्ष्य कांग्रेस और भाजपा को सत्ता से बाहर रखना था। कांग्रेस बिहार में अकेले चुनाव लड़ी, लेकिन दक्षिण में अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, AIADMK जैसी पार्टियों के साथ गठबंधन किया। इस प्रकार 1996 के चुनावों और उसके बाद के कुछ अन्य चुनावों की एक महत्वपूर्ण विशेषता स्पष्ट जनादेश के अभाव में व्यवहार्य गठबंधन बनाने के लिए राजनीतिक दलों का पुनर्गठन था। बिहार में भाजपा और समता पार्टी के साथ आने से जनता दल के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई थी, जिसने एक साल पहले ही लालू के नेतृत्व में जबरदस्त जीत हासिल की थी। जब नतीजे घोषित हुए तो लालू की अजेयता का मिथक ध्वस्त हो गया। ये नतीजे लालू और उनके दल के बढ़ते अहंकार पर भी जनादेश थे। जनता दल, जो सामाजिक न्याय के बहाने सत्ता में आया था, लालू के करिश्मे पर अपनी निर्भरता बढ़ाता रहा और खुद को जनता से अलग करता रहा। भ्रष्टाचार और जनविरोधी कार्य हाल ही में लालू सरकार की पहचान बन गए थे, जो कई घोटालों के रूप में सामने आए। लालू के सुगठित सामाजिक गठबंधन में भी भाजपा और समता पार्टी के साथ आने से खामियां पैदा हो गई। लालू और उनके दल ने मुस्लिम यादव गठजोड़ पर जरूरत से ज्यादा जोर दिया, जिससे अन्य पिछड़ी जातियां, खास तौर पर बड़ी संख्या में कोयरी कुर्मी, उनसे अलग थलग पड़ गईं। राज्य की आबादी में 30% का महत्वपूर्ण योगदान देने वाली अति पिछड़ी जातियों को भी सत्ता संरचना में बहुत कम प्रतिनिधित्व मिला। इन कारकों के साथ साथ भाजपा समता के रूप में एक व्यवहार्य विकल्प के कारण गठबंधन को 54 में से कुल 24 सीटें मिली। जनता दल की सीटें 31 से घटकर 22 रह गईं। लालू को चोट तो लगी, लेकिन वे अभी भी टूटे नहीं हैं।